नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर, ब्लॉक कछाना, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ विज्ञान कक्षा 6 पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक। आज के इस पाठ में पूरे पाठ को कवर किया जाएगा 4 उद्देश्यों के तहत, और उसके बाद पूरे अभ्यास प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी नहीं, ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। विज्ञान कक्षा 6 पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक। तो इस पाठ के उद्देश्य हैं 4। पहला उद्देश्य है पादप रेशे, जिसमें हम लोग कपास व जूट पढ़ेंगे। अगला उद्देश्य है रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमिका प्रकार। और तीसरा उद्देश्य है सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र, बुनाई और बंधाई, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और चौथा उद्देश्य है वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 4 उद्देश्य के तहत इस पूरे पाठ को समाप्त करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उद्देश्य 1 पादप रेशे। इसके तहत हम लोग कपास व जूट पे चर्चा करेंगे। तो वैसे जो हम लोग रेशे की बात करते हैं तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे और दूसरा है कृत्रिम रेशे। तो प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो पौधों व जंतुओं से प्राप्त रेशे को हम लोग प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला पादप रेशे। पादप रेशे पौधों के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, जैसे रुई, जूट, फ्लैक्स, जटा आदि। कपास का पौधा आपने देखा होगा। कपास के पौधे में इस तरीके से कपास लगती है, जिसको बीजों से अलग किया जाता है। इसको कपास ओढ़ना कहते हैं, बीजों से रुई अलग करने की विधि। और ये है जिसको हम लोग जूट कहते हैं, या गांव में इसको सनई कहते हैं, सन। इसको काट के तालाबों में गाड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद ये सड़ जाने के बाद फिर इसको फटक के इससे तंतु रेशे जो होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इनसे हम लोग रस्सियाँ बनाते हैं, और आपके जो बोरे यूज़ होते हैं घरों में, उनका भी बोरे वगैरह भी इसी तंतु से बनते हैं, जूट से ही बोरे बनते हैं। इसके अलावा ये आपने देखा होगा अलसी, इसको बोलते हैं। इसके ये पौधा होता है अलसी का, इसको फ्लैक्स बोलते हैं। तो अलसी को भी काट के, ठीक है, उसके डंडियों को हम लोग उससे रेशा प्राप्त करते हैं और उनका भी यूज़ होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नारियल। तो नारियल के ऊपर जो जटा होती है उसको निकाल लिया जाता है। इन जटाओं का भी बहुत यूज़ होता है। इनसे आपके झाड़ू बनते हैं, रस्से बनते हैं, और भी बहुत सारे इनसे काम होते हैं। तो ये सभी रेशे हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे में जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं जांतव रेशे। जो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन भेड़ के बालों से, रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो इनको हम लोग जांतव रेशे बोलते हैं, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कई सारे जंतुओं से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे ऊँट है, लामा है, और कुछ ठंडी जगह पे पाई जाने वाली बकरियां हैं, और इसके अलावा आपका भेड़ है। तो ये बहुत सारे जंतु हैं जिनके माध्यम से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। रेशा से धागा, धागे से कपड़ा, और कपड़े से हमारा वस्त्र प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा वस्त्र बनने की प्रक्रिया होती है। प्रकृति रेशे में जो दूसरा है प्रकार, वो है कृत्रिम रेशे।
कृत्रिम रेशों को हम लोग संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। ये पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन आदि। इसके बारे में हम लोग कक्षा 7 में विस्तार से पढ़ेंगे। मेरे कक्षा 7 का एक वीडियो आने वाला है, उस पर आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। तो अभी इस पार्ट में केवल हमें कपास और जूट के बारे में ही पढ़ना था, तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब आगे देखते हैं। दूसरा उद्देश्य है डैश 2, रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है, जिसके लिए सामान्य वर्षा भी लाभकारी होती है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विश्व में कपास उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है तथा भारत का दूसरा स्थान है, और भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र द्वितीय और तीसरा आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कपास के गोलकों से कपास के बीज या बिनौलों को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। यानी कि रुई और कपास के जो बीज होते हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कपास ओटना कहते हैं। कपास के बीज से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है, जो अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण से पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बीटी कपास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिससे बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधे में सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। और ये देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़िया होती है, किंतु इसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से बीटी कपास का अपने यहाँ पे दिन प्रतिदिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ये लगभग 15 वर्षों से अपने भारत में इसका उत्पादन किया जा रहा है। कपास की फसल बसंत ऋतु से पूर्व में बोई जाती है, और इसका समय जो होता है फसल का वो मात्र 2 माह का होता है। 2 माह में ये फसल तैयार हो जाती है। दूसरा नंबर है जूट। जूट को हम लोग सनई या पटसन भी बोलते हैं। जूट के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, और सनई को बुआई का समय यानी जूट की बुआई का समय होता है वर्षा ऋतु, और इस फसल को तैयार होने में समय लगता है 3 माह का। आपने अपने घरों के आसपास में देखा होगा, सनई की बुआई होती है, उसके बाद उसको काट के और उसके बंडल बना के तालाबों में गाड़ दिया जाता है। उसको करीब 6 से 7 दिन या 1 हफ्ते तालाब में सड़ने के बाद उसको पानी में कस के पटक के साफ़ कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि रेशा जो होता है वो तने से अलग हो जाता है। फिर तने इस तरीके से हमको रेशे प्राप्त हो जाते हैं। इस जूट के रेशे से हम लोग काफ़ी उपयोगी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे रस्सी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, बोरा बनाते हैं, टाट पट्टी, दरी आदि का बहुत सारा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी रहता है। उद्देश्य 3, सूती धागे की कताई। रेशे से धागे या रस्सी बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई में उपयुक्त होने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग तकली या चरखा, तकली और चरखा आपने ज़रूर देखा होगा। चरखा गांधी जी का चरखा जो बहुत फेमस रहा है।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन की मिलों से बना कपड़ा का बहिष्कार किया तथा चरखे द्वारा अपने हाथों से धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करके इससे लोकप्रियता प्रदान की। इस प्रकार चरखे से बने वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया, जो काफ़ी प्रचलित है। धागे से वस्त्र बनाना, इसमें हम लोग पहले बुनाई और बाद में बंधाई दो विधियां पढ़ेंगे। तो बुनाई कहते हैं धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना बुनाई कहलाता है। इसमें हथकरघा व हैंडलूम का उपयोग किया जाता है, जैसे मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा, चटाई आदि की बनावट जो होती है वो बुनाई के माध्यम से होती है। दूसरी विधि है बंधाई। एक ही धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जैसे आपने स्वेटर या ऊनी वस्त्रों को देखा होगा। स्वेटर आपका एक ऊन के गोले से आपका पूरा बनता चला जाता है। अगर एक जगह कहीं उधड़ जाए तो आप उसको पकड़ के खींच ले तो पूरा ऊन उधड़ता चला आता है। तो ये एक ही धागे से बना होता है, इसलिए इसको बंधाई कहते हैं। पाठ का आखिरी उद्देश्य चौथा है वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। तो हमारे जो प्रारंभिक मानव थे वो गुफाओं में, उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। आग की खोज के बाद सभी स्थानों पर जाने लगे, जैसे ध्रुवी, पर्वतीय, मरुस्थली, ठंडे क्षेत्रों में वो जाके रहने लगे। तो सबसे पहले वे वस्त्र के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियां पहनते थे, छाल पहनते थे या जंतुओं को मार के उनकी खाल पहनते थे। जैसे भारत में गंगा नदी के इस नज़दीक में रहने वाले क्षेत्रों में जो लोग थे वहाँ पे कपास की खेती करते थे और कपास के वस्त्र धीरे धीरे उपयोग में लाने लगे। इसी तरीके से अफ्रीका की नदी जो है नील नदी, वहाँ पे फ्लैक्स की खेती अच्छी होती थी, तो वहाँ पे फ्लैक्स के जो जूट बनता था उसकी वस्त्र पहने जाने लगे। इसी तरीके से फिर सुई का आविष्कार हो गया। सुई का आविष्कार होने के बाद हम लोग सिले हुए कपड़े पहनने लगे और तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े आजकल हम लोग पहनते हैं। और इससे पहले हम लोग जो है बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। आज भी अपने परिवेश में हम लोग देख सकते हैं बिना सिले हुए कपड़े, जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, पगड़ी आदि का चलन आज भी बिना सिले हुए ही हम लोग देखते हैं पहने हुए। साथ अभ्यास खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं फटाफट अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। का ऊन प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऊन प्राप्त नहीं होता है बात पूछ रहा है। किन से ऊन नहीं मिलता है? भेड़ के बाल से मिलता है, ऊँट के बाल से ऊन मिलता है, याक के बाल से ऊन मिलता है, लंगूर के बाल से ऊन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया लंगूर के बाल से। दूसरा खा वाला है, कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। तो इसका सही आंसर है नायलॉन, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गा कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो इसका सही उत्तर है कागज, सेकेंड वाला। अगला प्रश्न है, घ एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है रेंटिंग, दूसरा है कताई, तीसरा है बुनाई, चौथा है बंधाई। तो इसका सही आंसर है चौथा, बंधाई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही है, कौन सा गलत है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धागे की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। खा है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। तो ये गलत है, धागे तंतु से मिलकर बनते हैं, ना कि तंतु धागे से। सा, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो ये आपका सही है, पुष्पन अवस्था में काटते हैं।
द रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न भी आपका इसका उत्तर सही है, तो सही का टिक लगेगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पादप रेशे, कपास और जूट है। बा में है, कपास के बीज से रुई प्राप्त किया जाता है। तो सा में आएगा रुई। जूट या सनई के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो अगला उत्तर आप जूट, सनई या पटसन कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पानी में पटसन के तने को गलाना, ये कहलाता है रेंटिंग। द नंबर पे, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, इसको बोलते हैं कपास ओटना। यह है आपका या नंबर। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। बा नंबर, तंतु से धागे को बनाना कताई कहलाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की क्रिया बंधाई सा नंबर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु तथा श्लेषित रेशों में बांटिए। तो आपका पादप रेशा है फ्लैक्स, जूट और रुई, जिसमें जंतु रेशा है रेशम और ऊन, और जबकि संश्लेषित रेशा है आपका पॉलिस्टर और नायलॉन। अगला प्रश्न है, रुई तथा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो रुई आपके बीज से प्राप्त होता है और जूट हमें तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इसको पानी में पहले काफ़ी दिनों तक गाड़ देते हैं, उसके बाद इसको पटक पटक के अलग कर लिया जाता है। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई इसलिए कर दी जाती है ताकि रेशे अलग ना हो जाएं। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तो कपास को पहले पौधे से अलग किया जाता है, उसके बाद बीज और रुई को अलग कर लिया जाता है, फिर रुई को उससे धूल मिट्टी को निकाला जाता है, और उसके बाद उनके धागे बनाए जाते हैं, और उसके बाद वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये इसका प्रक्रम होता है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। तो कपास से हम लोग रजाई गद्दे बनाते हैं, जबकि जूट से हम लोग रस्सी और बोरा बनाते हैं, चटाई और डलिया भी बनाते हैं इसके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो विस्तृत प्रश्न है इनको थोड़ा सा हिंट दिया है ताकि आप लोग इनको खुद से लिख सकें। खुद से लिखने का प्रयास करें, और अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, आप मुझे फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी समय। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इस लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद भी मैं लगातार आपको इसी तरीके से वीडियो देता रहूँगा, जो आप घर बैठ के ही अपने पढ़ाई को आराम से कर सकते हैं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।